Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansoro, Palampur. Today I am here for our chapter number 4, How the Traders Become Rulers of Class 8. ओके स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आज देख लेंगे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु बाय एंड सेल थिंग्स। जो पर्सन कुछ खरीदता है या कुछ बेचता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स बोलते हैं। अब हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द चिल्ड्रन वर एनग्रोस्ड इन रीडिंग द स्टोरी ऑफ द टू कैट्स एंड द मंकी ड्यूरिंग द रिसेस। अब स्टूडेंट्स, आपने जब आप छोटे थे तब आपने मंकी एंड कैट्स की तो स्टोरी सुनी होगी, टू कैट एंड मंकी की स्टोरी, कि दो कैट कैसे फाइट कर रही होती है, उसके बीच में मंकी आके कैसे फ़ायदा उठाता है और जो उनकी चीज़ें होती है दोनों की वो खा जाता है। वो वाली स्टोरी तो आप सब ने सुनी ही होगी। ऑन रीडिंग दिस स्टोरी द जय एंड द मिताली वर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर। अब ये स्टोरी रीड करते करते जो जय और जो मिताली थे वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से फन में ऐसे मस्ती करते रहते, एक दूसरे की फन ऑफ ईच अदर मीन्स एक दूसरे को चिढ़ाना और इस तरीके से वो करते रहते हैं। देयर क्लास टीचर हु वॉज सिटिंग बिसाइड देम सेड चिल्ड्रन दिस टू इज़ अ पॉलिसी। अब वो बोलते हैं, जो क्लास टीचर थे उनके पीछे बैठे थे जब रिसेस के टाइम पे, और वो बोल रहे, वो उनने चिल्ड्रंस को बोला कि चिल्ड्रन दिस इज़ अ पॉलिसी, कि ये जो चीज़ आप जो कर रहे हो वो क्या है? एक पॉलिसी है। द थर्ड पार्टी टेक्स द एडवांटेज ऑफ स्क्वेरल बिटवीन द टू। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप दो लोग कोई भी मस्ती कर रहे हो या फाइट कर रहे हो तो उसके बीच में क्या होता है? कोई भी जो थर्ड पर्सन होता है वो आपके बीच में आके उसका फ़ायदा हमेशा उठाता है। आपने नॉर्मल भी देखा होगा कि कभी भी दो दोस्त जब फाइट कर रहे होते हैं तो बीच में तीसरा जो बंदा आता है वो क्या करता है? आग लगाने का काम करता है, तुझे ऐसा बोला वैसा बोला। तो इसी तरीके से वो स्टोरी में भी जो टू कैट्स एंड मंकी की स्टोरी थी उसी तरीके से उसमें भी वो फ़ायदा उठा रहा था मंकी। अब द ब्रिटिश हैज़ एक्सप्लेन देयर एम्पर इन इंडिया विद सच अ पॉलिसी। अब जो उनके टीचर्स थे, उनके टीचर्स क्या बोल रहे थे? क्लास टीचर ने जय और मिताली को बोला कि जो ब्रिटिश थे उनने भी अपना जो एम्पायर था वो भी एक्सपांड किया था इसी पॉलिसी को लेके। द जय आस्क सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल। अब जो जय था उसने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसे कैसे ब्रिटिश ने दो लोगों का फ़ायदा उठा के हमारे बीच में यहाँ पे एक्सपांड कर दिया इंडिया के अंदर रूल। तो क्लास टीचर रिप्लाई, अब क्लास टीचर क्या बोलता है? लेट अस गो टू द क्लास एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द इंडियंस। अब उनके जो क्लास टीचर थे उनने क्या बोला? हम काम करते हैं, मैं आपको अभी नहीं, जब भी हम क्लास में जाएंगे, जब मेरा पीरियड होगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ब्रिटिश ने यहाँ पे इंडिया के अंदर उनका पूरा रूल एक्सपांड किया और कैसे वो रूल करने लगे इंडिया में। अब जैसे वो क्लास में बताए जब टीचर्स उनको समझाते, बाय द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजन। अब 18 मिड सेंचुरी में क्या हुआ? जो ब्रिटिश थे उनने क्या करा? अपना एमर्ज अ स्ट्रॉन्ग पावर, जो उनका इंडियन पॉलिटिकल था उसके स्ट्रॉन्ग पावर्स उनको दिखाने लगे, साथ ही में साथ उनके साथ जो उनका पूरा होरिजन था उसके साथ। डू यू नो द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर द ट्रेड। अब उनने क्या बोला कि आपको पता था कि जो ब्रिटिश आए थे वो किस चीज़ के लिए आए थे? ओनली फॉर ट्रेड के लिए आए थे। ये ट्रेड मीन्स कुछ बेचना या कुछ खरीदने के लिए वो मीन्स आए थे ब्रिटिश लोग। इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन द इंडियन स्टेट्स। और वो क्या करते थे? वो शुरुआत में आए तो उनने खाली परमिशन किस चीज़ के लिए? ट्रेड की परमिशन ही ले रखी थी जो इंडियन स्टेट थे उससे। देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर ऑफ द एंटायर इंडिया। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन लगा, खाली वो ट्रेड करने आए थे तो हमारे इंडिया के अंदर वो रूलर किस तरीके से बने? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होगा बच्चों लोग, आपके दिमाग में भी होगा कि हाँ खाली वो बेचने और वो खरीदने आए थे कुछ सामान, तो वो हमारे इंडिया पर रूल किस तरीके से कर गए? द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल्स अक्रॉस मैनी सच क्वेश्चंस। और यही सारे क्वेश्चन सबके दिमाग में आते हैं, और एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे। टू सर्व देयर इकोनॉमिकली इंटरेस्ट दे इंक्रीज देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिकली। अब वो क्या बोलने लगा है? उसने बोला जो उनके सर थे उन्हें कि जो इकोनॉमिकली जो इंटरेस्ट था उनका जो पॉलिटिकली, वो उनने क्या इंडिया के ऊपर होल्ड कर रखा, और वही यूज़ के कारण जो हमारे ब्रिटिश जो उनका डिप्लोमेटिकली था उसके वजह से वो हमारे इंडिया पे रूल कर सके थे। अब आपको देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मैप दिया गया है इंडिया का, उसके अंदर आपको बताया गया इन 1798 के अंदर उनने कौन कौन से पार्ट में इनने कवर अप कर रखा था हमारा ब्रिटिश रूल, जैसे बिहार हो गया, आसाम हो गया, बंगाल हो गया,
उसके नीचे का पार्ट या हैदराबाद के पास वाला थोड़ा पिंक कलर का पार्ट है। फिर वैसे ही नीचे थोड़ा साउथ का और पार्ट है जो पिंक में आपको दिख रहा होगा। ये 1798 के अंदर यहाँ पे ब्रिटिश रूल करने लगे थे। फिर उसके बाद 1805 के बाद आपने देखा होगा कि उसके पास में थोड़ा ब्लू कलर है साउथ के अंदर, वहाँ पे थोड़ा पार्ट वहाँ पे रूल करने लगे। फिर ये बंगाल के पास नीचे वाला ईस्ट के अंदर जो पार्ट है वो आसाम के पास वाला पार्ट है वहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ा नॉर्थ के साइड ऊपर जाते हैं हम, नेपाल की बॉर्डर के पास आप देख सकते हो यहाँ पे है हमारा अयोध्या करके है पंजाब के नीचे के पार्ट में, वहाँ पे भी थोड़ा ब्लू पार्ट है। तो ये भी 1805 के अंदर ही यहाँ पे रूल करने पहुँच चुके थे ब्रिटिश। उसके बाद 1836 के अंदर ये कहाँ पे पहुँचे थे, थोड़ा सा इनका ये गुजरात के पास वाला पार्ट देखोगे, यहाँ पे मुंबई है, गोवा से थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है, भोपाल वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट इनका यहाँ पे रूल करने लगे थे। उसके बाद ये पंजाब के पास भी थोड़ा सा पार्ट है जो ग्रीन कलर में, वो जो 1836 के अंदर वो वहाँ पे रूल करने भी उनका रूलिंग एरिया हो चुका था उस टाइम। और लास्ट में इनका 18 जो उसका लास्ट नंबर है 1836 है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद का जो पार्ट से इसने जो 1896 है स्टूडेंट्स, जो वहाँ पे जो इनका पार्ट है वो था अफ़गानिस्तान वाला का, ये कश्मीर के नीचे का पार्ट है जो सिंध वाला है, ये सारा पार्ट अब यहाँ पे भी वो रूल करना स्टार्ट हो चुके थे। नागपुर में अयोध्या का जो आधा पार्ट था इनका वो वहाँ पे भी रूल करने पहुँच चुके थे। अभी आपने देखा होगा मैप के अंदर स्टूडेंट्स के किस तरीके से कौन से टाइमिंग पे ब्रिटिश रूल कहाँ पे रूल करने लगे थे। अब यही सारी चीज़ अब हम आगे भी है जो हम देखेंगे। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलेसी पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। अब वेलेसी पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन क्या है वो हम देखते हैं। व्हेन वेलेसी केम टू द इंडिया एज द गवर्नर जनरल, अब जो वेलेसी थे वो हमारे इंडिया में कैसे आए थे, ऐसा गवर्नर जनरल आए थे। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स एग्जिस्ट बिटवीन द इंग्लैंड एंड द फ्रांस, और उस टाइम पे क्या था, इनका कॉम्पिटिशन चलता था बीच में इंग्लैंड और फ्रांस का। Okay, it was necessary to check France from becoming a powerful India so as to expand the British rule in Indian Valencia, introduce a new plan which are known as the Subsidy Alliance। अब जो वहाँ पे जो फ्रांस था वो क्या करना चाहता था, बिकमिंग अ पावरफुल इंडिया। वो फ्रांस लोग थे वो इंडिया के अंदर पावरफुल बनना चाहते थे, बट वहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था जो इंडियन वैलेंसी के, वहाँ पे उनने क्या करा, एक न्यू प्लान इंट्रोड्यूस करा इंडिया के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी अलायंस बोलते थे। वहाँ पे जो सब्सिडी अलायंस उन्होंने बनाया था न्यू प्लान। एज पर द scheme, any princely states that expect the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep the British representative in the royal court। अब उनने क्या एक पॉलिसी करी थी कि अगर कोई भी स्टेट के अंदर अगर उन्हें प्रिंसली स्टेट एक्सपेक्टेड करना है, अगर वहाँ पे उनको रूल करना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी भी रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ जो उनका जो वहाँ का कोर्ट है वो भी रॉयल कोर्ट होगा, और वो भी किसके थ्रू अंडर चलेगा, ब्रिटिश के थ्रू चलेगा। दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, और इस तरीके से क्या होता था, वो ब्रिटिश अपने जो भी आर्मी थी उसको मेंटेन करते थे विदाउट कोई भी मनी खर्च करे बिना। हाउएवर द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो क्या था, खुद यूटिलाइज नहीं कर सकते थे आर्मी को। बट अब वहाँ पे उन्हें ये वाला रूल ला दिया तो उनको क्या करना पड़ता था, फिर ब्रिटिश आर्मी को रखना ही पड़ता था उनके खुद के पर जो भी वो पैसे खर्च होते थे उस पर। दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगिनिंग, अब जो स्टार्टिंग में जो सिस्टम था बट क्या लगता था उनको, फील सिक्योर लगता था बिगिनिंग में। मेड देम फील इंस्लेव्ड एंड द थ्रेटेड, और इससे क्या होता था, वो इंस्लेव्ड और थ्रेटेड मीन्स डरे हुए लगते थे, और ये सब चीज़ें भी उन्हें लगती थी जब ये स्टार्टिंग में पॉलिसी आई थी। अब सब्सिडी अलायंस एक्ट लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब जो सब्सिडी अलायंस था, अब ये क्या एक पॉइजन की तरह, जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के थे वो पॉइजन की तरह एक फैलने लगा। जैसे पॉइजन क्या आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे फैलता ना, उसी तरीके से पूरे इंडिया में ये इस तरीके से फैलने लगा। द इंडियन स्टेट्स दैट बिकम द विक्टिम्स ऑफ द सब्सिडी अलायंस वेयर, अब जो इंडियन के जो स्टेट्स थे वो क्या होने लगे, विक्टिम बनने लगे, सब्सिडी अलायंस के विक्टिम बनने लगे। जैसे कि कौन से स्टेट्स थे, हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशावर ऑफ पुणे एंड द सिकंदीस ऑफ द ग्वालियर्स। ये सारे स्टेट्स थे जो आपको याद रखने स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे सब्सिडी अलायंस के
जो विक्टिम बनने लगे थे। अब जैसे दूसरे भी पीछे भी है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द वैलेसी ऑफ सब्सिडी अलायंस। अब ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको टिक करना है। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, ये सबसे पहले क्या बना था, विक्टिम बना था वैलेसी सब्सिडी अलायंस का। ओके, देन इट वॉज अब मैसूर एंड द अयोध्या, और उसके बाद कौन सा बना था, मैसूर और अयोध्या बना था। उसके बाद द तेंजोर एंड द कर्नाटका मीट विद द सेम फेट, और उसके बाद तेंजोर और जो इसके कर्नाटका था वो भी सेम उस सिचुएशन में इसको फेट होने लगे, जैसे मैसूर और अयोध्या थे वैसे ही। उसके बाद था द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमंग देमसेल्फ एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेड द एक्सपेक्ट द सब्सिडी अलायंस। और फिर वो क्या करते, ब्रिटिश लोग थे वो क्या करते, जो मराठास के किंग होते थे उन दोनों के बीच में फाइट करवाते थे। जो मराठास के दोनों अलग अलग किंग होते उन दो के बीच में फाइट करवाते और उसके बीच में मज़ा लेते थे। जैसे मैंने स्टूडेंट आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे वो कैट और मंकी वाली स्टोरी, दो कैट फाइट करती है, बीच में मंकी आके फ़ायदा उठाता है। तो इसी तरीके से ब्रिटिश लोग क्या करते थे, जो अपने मराठास के थे, जो अंदर अंदर के जो लोग थे किंग, उन दोनों को लड़ाते थे, और लड़ाने के बाद क्या करते थे, जो किंग बचता था उससे फ़ायदा उठाते थे, और उससे ब्रिटिश फिर अपना इस तरीके से और ज़्यादा रूल करते गए। Owing to the loose incurred by the Nizam in his fight with the Marathas, he was the first to expect this alliance। अब वो क्या करते थे, अब जो दो राजा फाइट कर रहे हैं, दो राजा ने फाइट करी, ओके चलो, तो एक राजा के पास क्या थी, जैसे कुछ भी सोल्जर्स या उनके जो कम होते थे उनको लगता था कि हम हारेंगे, तो वहाँ पे ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उन्हें थोड़ा सा इनको जैसे बोलते हैं ना कोई चीज़ को फुसला के बोलना या इस तरीके से बोलना कि हाँ कि आप हमारी मदद ले लो, तो आप हमारी मदद की वजह से आप जीत जाओगे। तो वो क्या करते, ब्रिटिश लोग की आर्मी उस जो थी, हमारे जो निज़ाम के जो फाइट हुई थी उसके मराठास के अंदर उनने अपनी इंक्लूड कर दी। तो उसके वजह से क्या हुआ, जो चलने लगी, तो धीरे धीरे निज़ाम के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी इंक्लूड होने लगी। तो उसके वजह से इसी तरीके से वह अंदर ब्रिटिश लोग अपनी जगह बनाते गए। द टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू डू सो। अब जो टीपू सुल्तान थे उनने ना बोल दिया, नहीं हम इस तरीके से अलायंस करेंगे नहीं, ब्रिटिश के साथ अलायंस करेंगे नहीं। बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, अब जो क्या हुआ, जो ब्रिटिश की जो विक्ट्री हुई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को, द मैसूर वॉर फोर्स टू बिकम द सब्सिडी स्टेट्स। अब जब मैसूर की जब उनकी जब फाइट हुई थी उसमें फोर्थ एंग्लो मैसूर उसमें जब हार गया था, तब उन्हें फोर्स करा कि नहीं अब आपको ब्रिटिश की जो सब्सिडी स्टेट्स है वो आपको करनी ही पड़ेगी। द मराठा चीफ फाउट अमंग्स देमसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ द नाना फाडनीवैस। अब जो मराठास थे, जो उसके चीफ थे, उनने क्या करा, फाइट करा इस चीज़ के लिए, नहीं कि हम उनकी डेथ हुई, जो नाना फाडनीवैस की डेथ हुई, इसके बाद भी उनने बहुत फाइट करी थी। वन ऑफ ऑल मराठा स्टेट्स बिकम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड द रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। अब जो एक करके वन बाय वन क्या होते गए, जो मराठा स्टेट्स थे सारे क्या बनते गए, जो डिवाइड एंड रूल के जो विक्टिम थे, जो उनने पॉलिसी बना रखी थी कि हाँ लोगों को डिवाइड करो और बेचो और अपने अंदर जगह बनाओ, जो दो के बीच में पॉलिसी जो उन्हें स्टार्ट कर रखी थी जो ब्रिटिश ने, इस तरीके से वो फैलती गई। अब द अदर स्टेट्स नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तेंजोर, कर्नाटका, फरुखाबाद ऑल्सो सफर्ड इन अ सेम फेट। और इसी तरीके से ये सारे स्टेट भी जैसे वो मराठास के हो रहे थे, बाकी के स्टेट्स भी क्या हो रहे थे, इसी तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के शिकार बनते जा रहे थे। In this way, within a span of the 7 years, the Wellesley expand the company rule and made the British the supreme power in India। और इसी तरीके से 7 साल के अंदर उनने क्या करा, वेलेसी ने क्या करा, एक्सपांड कर दिया, जो अपना रूल था कंपनी रूल का वो एक्सपांड करता गया, और वो ब्रिटिश का सुप्रीम पावर जो उसको वहाँ पे इंडिया के अंदर मिलता गया। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो टॉपिक था वेलेसी पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडी अलायंस ट्रीट्स with Mysore, Nizam of the Hyderabad and the Maratha chieftains and the British moved towards the northern part of India। अब ये फाइनलाइज जो सब्सिडी अलायंस जो स्टूडेंट्स जो चल रही थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, जो मिज़ोरम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा जो चिफ्टेंस के बीच में चली, उसके बाद धीरे धीरे कहाँ पे बढ़ने लगी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा ऊपर का पार्ट है, जो पंजाब साइड है और ये सब का जो पार्ट है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, इस साइड का पार्ट में ये पॉलिसी वहाँ पे चलने लगी। दे एंटर इनटू द
थ्रेटी ऑफ अ फ्रेंडशिप विद द नेपाल सेंसरिंग अ थ्रेट फ्रॉम इट। अब वो धीरे धीरे क्या करने लगे, वो अपना फ्रेंडशिप नेपाल के थ्रू भी बढ़ाने लगे कि उनको थ्रेट था कि अगर नेपाल वाले कुछ उल्टा सीधा ना करते तो अपना धीरे धीरे ब्रिटिश जो पॉलिसी थी वो क्या कर रही थी, जो ब्रिटिश के लोग थे वो अपना जो नेपाल के साइड था फिर वहाँ से भी उनने स्टार्ट करी जो ये चीज़ें। दे फॉट मैनी बैटल्स टू सिक्योर देयर फ्रंटियर्स, और वो क्या कर अलग बहुत सारे उन्हें बैटल्स फाइट करने पड़े सारी चीज़ें जीतने के लिए। द फ्रेंडली रिलेशन विद द सिख किंग्स द महाराजा रंजीत सिंह हेल्प देम टू विन द बैटल्स विद द अफगान्स एंड एस्टेब्लिश द रूल्स इन द सिंध। अब जो हमारे महाराजा रंजीत सिंह थे उनने क्या करा, जो सिख जो किंग थे वहाँ के उनने हेल्प करा बैटल के अफ़गान्स के साथ जो बैटल करने में उनको हेल्प करा, और उनको जो सिंध मिला, जो उनको जो ब्रिटिश को जो चाहिए था उनने उनकी हेल्प लेके बैटल फाउट करा उनके साथ अफ़गान्स के साथ, और वो वहाँ पे जीत गए। द ब्रिटिश हैड an ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do so as long महाराजा रंजीत सिंह वॉज अलाइव। अब ब्रिटिश को क्या चाहिए था, ब्रिटिश लोगों को एक डर था कि हाँ कि जो महाराजा रंजीत सिंह है उनके पास क्या एक जो पंजाब जो सिख कौम की एक किंगडम जो था उनके पास एक आर्मी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, कि उन्हें पता था कि उन्हें जो कोई प्रॉब्लम पहुंचा सकती है तो ये महाराजा रंजीत सिंह की जो है, जो उनके पास जो सिख कौम की जो एक थी पावरफुल किंगडम था उनके पास, कि इन्हें यही खाली हरा सकते। बट उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें ये राज्य भी चाहिए था महाराजा रंजीत सिंह का, बट वो उन्हें मिल सक रहा था नहीं क्योंकि अभी महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे। सो दे केप फ्रेंडली रिलेशन विद द महाराजा रंजीत सिंह। सो उनने क्या करा, उनने अपनी साजिश चलाई, उनने क्या करा कि हम महाराजा रंजीत सिंह से क्या एकदम फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, क्योंकि महाराणा रंजीत सिंह क्या स्ट्रॉन्ग थे, खाली उन्हें जो हरा सकती थी जो सिख कम्युनिटी की जो उनके पास पावरफुल आर्मी थी वही उन्हें ब्रिटिश को हरा सकती थी। तो रंजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम, और वहाँ के जो इंडिया के जो एकदम स्ट्रॉन्ग रूलर थे वो कौन थे, रंजीत सिंह थे। He had set up a strong army with the help of the Europeans officer for the protection of his states। उन्हें क्या करता है, जो यूरोपियंस के जो ऑफिसर्स थे उनको बुला रखे थे, उसके अंडर में जो उनकी ब्रिटिश जो पावरफुल जो थी आर्मी वो चलती थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उनके पास जिससे कोई भी सब इंडिया में डरते थे। तो उसी के मदद से उन्हें पूरी एक जो यूरोपियंस ऑफिसर्स थे उनकी एक मदद से उन्हें एक आर्मी एकदम स्ट्रॉन्ग तैयार कर रखी थी। He had अटेन विक्ट्री ओवर अ मैनी नियर बाई स्टेट्स। अब जो हमारे जो महाराजा रंजीत सिंह उन्हें क्या कहा था, आसपास के बहुत सारे स्टेट्स को वो फाइट कर रहे थे और उन्हें जीत रखे थे बहुत सारे स्टेट्स आसपास के। आफ्टर हिज डेथ, जब उनकी डेथ हुई तब क्या हुआ, पंजाब सफ़र एनर्जी। अब वही चीज़ हुई सेम जो पहले होती थी, जैसे ही वो मरे उसके बाद क्या हो, पंजाब भी फिर से सफ़र करने लगी, जैसे दूसरे स्टेट सफ़र करने लगे थे वैसे सेम पंजाब भी सफ़र करने लगी। द गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग केम टू इंडिया एंड बर्ट द सिख रूल कम्प्लीटली अंडर द ब्रिटिश रूल विद द पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस एंड द एक्सेशंस। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई उसके बाद क्या हुआ, पंजाब भी सफ़र करने लगा, और सफ़र करने के बाद जो वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर हेनरीज क्या हुआ इंडिया में आए। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो अपनी सिख रूल था, जो सिख के जो वहाँ पे जो रूल कर रहे थे वहाँ पे उनको कम्प्लीटली ब्रिटिश के अंडर में लिया विद इंटरफेरेंस एंड द एक्सेशन। इंटरफेरेंस में दखल अपनी दखल अंदाजी करी उनने वहाँ पे, और एक्सेशन करा, एक्सेशन मीन्स के राज्य हरण, एक्सेशन किसे बोलते हैं हम, उनने वहाँ पे ब्रिटिश ने भी अपना राज्य हरण कर लिया जो पंजाब के ऊपर जो उन्हें करना चाहते थे महाराजा रंजीत सिंह के बाद। फिर अब उसके बाद एक ये पॉलिसी तो थी स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ी, जो सब्सिडी अलायंस वाली जो पॉलिसी थी, उसके बाद एक और पॉलिसी आई वो थी द डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एक्सेशन जो ब्रिटिश की थी वो। अब इस पॉलिसी में क्या था हम वो देख लेते। द एम ऑफ द वेलेसी पॉलिसी ऑफ द एक्सपांसन वाज टू एनस्लेव द नेटिव किंगडम विदाउट यूजिंग द मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्स। अब जो वेलेसी पॉलिसी थी उसका एक्सपांसन क्या था कि वो वश में रख के वो जो आसपास के जो स्टेट थे वो सारों को क्या करते थे, अपने वश में रखते थे कि जैसा वो बोलेंगे उसी तरीके से होगा। इस पॉलिसी का
वो था। अब द स्टेट दैट एक्सपेक्टेड द सब्सिडी अलायंस कंसीडर द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड। अब वो क्या करते थे, जो सब्सिडी अलायंस जिसने भी जो भी स्टेट ने कर रखी थी वो ब्रिटिश के एक फ्रेंड बन के रहते थे। इवेंचुअली द एब्सेंस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट दे बिकम द इरिस्पॉन्सिबल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड डेकोरेटिंग। अब वो क्या हुआ, इसके वजह से जो ब्रिटिश थे तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ का जो था वो एब्सेंस होने लगा, एक्सटर्नल हो गया, मीन्स अंदर से एकदम बिगड़ने लगा। साथ ही साथ क्या होने लगा, द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड डेफ्लोटिंग, मीन्स के जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था अंदर के अंदर करप्ट होने लगा, कि अंदर ही अंदर सब लोग फूटने लगे। द आउटकम्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज द एनरिच इन मैनी प्रिंसेस स्टेट। और फिर सारे की सारी क्या चीज़ें जो वहाँ के जो आउटर लोग आते थे उससे क्या उनके वहाँ पे अंदर ही अंदर साजिश होने लगी, और साजिश की वजह से क्या होने लगा कि वहाँ पे जो भी कोई रूल और जो भी ऑर्डर होते थे वो भी क्या होने, लॉनेस होने चाहिए, मीन्स वहाँ पर लॉ फॉलो नहीं होने लगे, डिसऑर्डर में जो ऑर्डर होता था वो भी फॉलो होने नहीं लगा। इस तरीके से जो वो बोलते थे उसी तरीके से वो चलता था। द इंडियन रूलर गॉट ट्रैप्ड इन इट। और जो इंडियन रूलर्स थे हमारे के वहाँ पे जो रूल करते थे वो क्या, वो इस चीज़ों में वो फंसने लगे उनके अंडर में। द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज to start the interfering into the internal affair of the states on the pretext of the putting an end of to the annexation। अब जो ब्रिटिश थे उनको क्या एक्सक्यूज़ मिलने लगा स्टार्ट के इंटरफेरेंस के, हाँ क्या आपका तो कोई रूल फॉलो हो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है, ये सब चीज़ होने नहीं लगे कि आपके वो इस तरीके से रूल नहीं हो रहा कुछ भी, अब हम आपके यहाँ आपका साथ देंगे, आपको देखना आपके सारे रूल यहाँ पे फॉलो होने लगेंगे। इस तरीके से क्या करने लगे, सारी जगह पे वो अंदर घुस करने लगे, मीन्स अपना पहले वो क्या करवाते थे, पहले वो अंदर के लोगों को कुछ भी रिश्वत दे के बोलते थे कि यहाँ पे रूल मत फॉलो कराओ, ये मत करो, अंदर का पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन अंदर पहले रूलर का एडमिनिस्ट्रेशन वो फोड़ देते, मीन्स पैसे खिला देते या कुछ भी कर देते उसको, और फिर बाद में वो बोलते कि नहीं आपका तो रूल फॉलो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, आप हमें लो ब्रिटिश वाले कि हम आपका देखना कैसे रूल फॉलो कराएंगे, राज्य आपका ही रहेगा बट रूल खाली हम फॉलो करेंगे। इस तरीके से वो क्या करते हैं, उनको फुसला के ये सारी पॉलिसी उन्हें अंदर वो लेते। अब दे एक्सीड मैनी स्टेट्स अंडर द सेम एक्सक्यूज़, और वो इसी तरीके से क्या करते, एक स्टेट ने उन्हें बहुत सारे स्टेट्स के साथ वो ऐसा करते। देयर आफ्टर द बुरमा, जो पहले बुरमा के नाम पे जाना जाता था, आज के टाइम पे क्या म्यांमार के नाम पे जाना जाता है। एंड द रीजन ऑफ द पंजाब वॉज एनेक्स्ड, और इसी तरह से बुरमा था तो म्यांमार और पंजाब दोनों इस तरीके से डेलहाउसी पॉलिसी के अंडर में वो लिया गया। इफ़ द किंग डाइड विदाउट अ सन दिस स्टेट वॉज एनेक्स्ड। अगर और एक और इनकी पॉलिसी थी डेलहाउसी पॉलिसी, वो क्या थी कि अगर कोई भी किंग अगर वो उसका सन नहीं है, अगर वो पहले ही मर जाता है तो उसका सारा का सारा किंगडम वो क्या करते हैं, एनेक्स्ट कर दे, मीन्स ब्रिटिश के अंडर में आ जाता था। इन दिस वे द सातरा झांसी नागपुर हैज़ बिकम द विक्टिम ऑफ द पॉलिसी ऑफ वैक्सीनेशंस। और इसी तरीके से जो सातरा था, झांसी था और नागपुर था वो ब्रिटिश के अंडर में आ गया। और वो कौन सी पॉलिसी में, पॉलिसी ऑफ वैक्सीनेशन, मीन्स के राज्य हरण करने लगे जो ब्रिटिश के लोग थे वो। अब Dalhousie aimed at the help the British trade to make the huge profit from the trade of the tea, coffee and the cotton by capturing the area that produced them communities on the large scale। अब जो Dalhousie और वो क्या करने लगे, Dalhousie जो था, जो जहाँ पे टी और जो कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता था वो भी कैप्चर उनने कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हम बोलते हैं ना बड़ा ट्रेड था, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टी और कॉफ़ी और कॉटन वहाँ से प्रोडक्शन होता था। तो उनने क्या करा, डेलहाउसी को भी कैप्चर कर लिया, जिससे क्या करते थे वो टी और जो कॉफ़ी और जो कॉटन था उनके अंडर में आ गया, और उसके बाद वो क्या करते उसको बेचते थे जाके और उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। To consolidate the British rule in the India and to run the administration smoothly, many changes were introduced by the Dalhousie in India। अब जो Dalhousie जो पॉलिसी थी उसके वजह से क्या होने लगी, इंडिया के अंदर बहुत ही चेंजेस आने लगे और स्मूथली धीरे धीरे जैसे उनने पहले वेलेस्ली पॉलिसी लाई थी जो सब्सिडी अलायंस वाली पॉलिसी थी, इसी तरीके से इनने अब धीरे धीरे करके अपना Dalhousie जो पॉलिसी थी वो भी अपने इंडिया के अंदर वो लाने लगे।
ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड बिटवीन द मुंबई एंड थाने। और जब इसी पॉलिसी के बाद उनने क्या करा, जो अपनी फर्स्ट रेलवे थी जो मुंबई टू थाने उनने चलाई, और कौन से ईयर में, 1853 ईयर्स में। स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है, फर्स्ट रेलवे कब चली थी, मुंबई टू थाने, इन ईयर कौन सी थी, 1853। ओके, द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया एंड द वायरलेस सिस्टम बिकम्स द इंडिया एंड द इंग्लैंड टू। और जब वो मॉडर्न सिस्टम, पोर्टल सिस्टम चालू होने लगी, और साथ ही साथ क्या होने लगा, जो उनकी जो वायरलेस सिस्टम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चलने लगी, कि जो कुछ भी ट्रेड था वो क्या करते थे, सस्ती चीज़ें इंग्लैंड में से लाते और यहाँ इंडिया के अंदर महंगी महंगी चीज़ें बेचते। और बट वो यहाँ करते, जो इंडिया के अंदर जो सस्ती चीज़ें थी वो क्या करते, इंग्लैंड में जाके महंगी महंगी चीज़ों की तरह बेचते। ओके, तो इस तरीके से वो पूरा ट्रेड करने लगे थे। अब इंडिया एंड इंग्लैंड टू वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर, उस तरीके से उन्हें इंट्रोड्यूस करा गया था। ही पास लॉ टू द बैन चाइल्ड मैरिज एंड द एडवोकेट विडो री मैरिज। और उनने क्या करा, उनने एक लॉ पास करा, बैन, जो चाइल्ड मैरिज था उससे बैंड करा, और जो विडो री मैरिज था, जो विडो की जो विडो जो ऐसी जो लेडीज़ जो जिनकी एक बार शादी हो जाती है, जिनका वो हस्बैंड ऑफ हो जाता है, तो या वो वापस से जो मैरिज करते हैं, उस मैरिज को उनने क्या करा, बैंड कर दिया। ओके, द इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन द इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। और जो ब्रिटिश का जो एजुकेशन था वो वहाँ पे स्प्रेड करने लगे हमारे इंडिया के अंदर। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। और जो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश सबसे पहले बनी थी जो ब्रिटिश की, वो कहाँ पे बनी थी, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में। 3 स्टेट में बनी थी, कौन कौन सी, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में बनी थी। और वो भी कौन सी ईयर में, 1857 में बनी थी। Thus, 3 reforms was basically for the expansion of British rule and erase in the administration। और वो ये क्या करने देते थे, इसके वजह से कि जो अपना ब्रिटिश रूल था वो एक्सपांसन पे जाना चाहते थे, कि यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, उनका रूल ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसके वजह से क्या होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश रूल का वो ईजीली उन पर वर्क करता जा रहा था। ऑल थ्रू द इंडियन बेनिफिट लेटर ऑन बेनिफिटेड। और जो इंडिया को जो बेनिफिट मिलता था वो एकदम लेटर ऑन, बहुत बाद में मिलता। दे हैड टू सफ़र अ लॉट विद द इंट्रोडक्शंस ऑफ द ब्रिटिश रिफॉर्म्स। अब वो जो भी इंट्रोडक्शन देते थे ब्रिटिश रिफॉर्म्स का, उन्हें पहले बहुत ही सफ़र करना पड़ता था, बहुत એટલે बहुत ज़्यादा ही बेटा। और उसके बाद जो उनको कुछ भी बेनिफिट होता तो एकदम ज़्यादा जाके बहुत पीछे बेनिफिट होता, बहुत कम होता। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा द डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एक्सटेंशंस। अब इसके बाद है हमारा जो लास्ट है, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। अब जो इसी की वजह से ये सारा जो 2 पॉलिसी चल रही थी उसके वजह से क्या हो रहा था, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था। जो इंडिया के पीपल्स थे उनमें डिससेटिस्फैक्शन के किस तरीके से हो रहा था वो हम देखते हैं। आफ्टर द पॉलिसी ऑफ द सब्सिडी एलायंस एंड द डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एक्सटेंशन शुक द होल नेशन टेरिबली। अब वो क्या हो रहा था, ये जो 2 पॉलिसी थी उसकी वजह से क्या शुक हो गया था पूरे इंडिया में, कि नहीं बहुत लोग परेशान हो गए थे, कि बहुत लोगों को टेरिबली एकदम जैसे बोलता हूँ बहुत ख़राब परिस्थिति होती, इस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे। दिस रिजल्ट इन द डिससेटिस्फैक्शन अमंग्स द पीपल टूवर्ड्स द ब्रिटिश। और इसके वजह से क्या होने लगे, लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन, के नहीं हमें नहीं मज़ा आ रहा, हमें ये नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी लोगों के बीच में। You must have seen the film क्रांति and the मंगल पांडे। If you have not seen, try it and see this movie। अब आपने 2 मूवीज़ देखी होगी, क्रांति और मंगल पांडे। अगर आपने नहीं देखी तो ये सारा का सारा जो ब्रिटिश रूल और वो किस तरीके से है वो देखो, किस तरीके से वो सारी चीज़ें पॉलिसीज़ और ये सब आपको अंदर देखने मिलेगी। अगर आपने नहीं देखी है स्टूडेंट्स तो एक बार घर पे जाना, देख वो मूवीज़ देखना, बहुत अच्छी मूवी, आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या होता है सारा। एट दिस टाइम दैट द पीपल वर सफर्ड अंडर द एडिशनल रिजिम्स ऑफ द ब्रिटिश। और उस टाइम पे क्या होता, ब्रिटिश के अंडर रूल के अंदर जो लोग थे बहुत सफ़र करते थे, उन्हें बहुत परेशानी होती थी। इन द एडिशन टू दैट द रिफॉर्म मेड बाय द डेलहाउसी एट द फ्यूल टू फायर। अब पहले जो सब्सिडी अलायंस थी वो तो पॉलिसी, उसकी वजह से तो लोग परेशान थे ही थे, बट जैसे ही डेलहाउसी जो पॉलिसी आई, जो एक और ब्रिटिश रूल ने डाली, उसके वजह से क्या हुआ, लोग और परेशान हुए। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चा कि कोई आग जल रही है, उसके अंदर से तुम कुछ और घी डालो या कुछ
पेट्रोल डालो तो उससे क्या होता है, फायर और बढ़ती है। तो वैसे ही ब्रिटिश रूल ने क्या करा, जो सब्सिडी अलायंस तो चल रही थी, उसके वजह डेलहाउसी जो पॉलिसी डाली उसके वजह से क्या हुई, लोग और परेशान होंगे और ज़्यादातर होने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, द डिफरेंट पीपल reach differently to the railways, factories, to post and telegraph at the western एजुकेशन। और जो डिफरेंट लोग थे वो क्या करने लगे, रिएक्ट होने लगे कहाँ पे, रेलवेज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर। इससे वजह से उनको पोस्ट था, जो टेलीग्राफ था, वेस्टर्न एजुकेशन, उसके अंदर उनको भी बहुत सी प्रॉब्लम आने लगी। अब उसके बाद क्या हुआ, द ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। और जो ऑर्थोडॉक्स वहाँ के जो ट्रेडिशनलिस्ट लोग, जो उनके जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल लोग थे, हाँ, जो इंडिया को धर्म से मानते थे, अब उन लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो कल्चर है वो लोग ख़त्म कर रहे हैं और ये खुद का कल्चर अपना हमारे इंडिया में ला रहे हैं। द रिफॉर्म डन बाय द ब्रिटिश वर बेसिकली फॉर द रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। और इसके वजह से क्या है कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली हमारे इंडिया में चलाए जा रहे और इंडिया को क्या कर रहे हैं, खोखला करते जा रहे हैं। द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल हैड रीच अ पॉइंट ऑफ द सिचुएशन। अब जो उनका जो पॉइंट था, डिससेटिस्फैक्शन था, जो बोलते हैं ना कुछ पानी सिर से ऊपर जाना, हम बोलते हैं इस तरीके से क्या ना, बस अब आपकी लिमिट ख़त्म हो गई। तो ये लिमिट आप इनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसकी वजह से क्या, वो लोग बहुत परेशान हो गए। तो बोलते नहीं, अब इनकी लिमिट फिनिश, अब इनका हमारा रूल ख़त्म करना होगा। एंड दे वर द स्टेट ऑफ रिबलिंग्स विच रिजल्टेड इन द फ्रीडम मूवमेंट इन ऑफ 1857। और लास्ट में क्या हुआ, जो उन्हें जो रिबलिंग का रिजल्ट और लास्ट में उनको फ्रीडम कब मिला, मूवमेंट 1857 में जाके मिला। जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन्हें अगेंस्ट ब्रिटिश के जाके गए, और मंगल पांडे थे, हमारे भगत सिंह थे, बहुत सारे लोग थे। अगर आप ये क्रांति मूवी देखोगे और साथ ही साथ आप मंगल पांडे मूवी देखोगे स्टूडेंट्स, आपको बहुत कुछ इसके बारे में जानना मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था जो हमारा चैप्टर्स था, द हाउ द ट्रेडर्स बिकम रूलर्स। सो आपको स्टूडेंट्स ये चैप्टर एक बार रीड करना है, रिफ़र थ्रू करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब जो हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा उसमें मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा, और सो आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।